तो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 जो कि चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकरी। ठीक है, मरकरी हो जाएगा। तो ये चीज़ याद कर लेना। दूसरा प्रश्न है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ऐसी धातु का नाम बताना है जो कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है? तो ये होती है सिल्वर। ठीक है, सबसे अच्छा होता है सिल्वर। ठीक है, तो ये भी याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ऊष्मा की कुचालक क्या होती है? तो ये होती है मरकरी तथा लेड। ठीक है, लेड का मतलब हो गया शीशा। तो ये कुचालक होती है। कुचालक का मतलब हो गया जिसमें विद्युत पार नहीं हो सकता। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आघातवर्धी तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्धी तथा तन्य का अर्थ क्या होता है? सो देखो, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है आघातवर्धी, वैसे पदार्थ जिन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है आघातवर्धी कहलाता है। उदाहरण के लिए अधिकतर धातुएं आघातवर्धी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उदाहरण पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो धातुएं होती है वो आघातवर्धी होती है। ठीक है, आघातवर्धी का मतलब हो गया जिसे खींचकर बहुत ही ज़्यादा लंबा किया जा सके। जैसे कि सोना, अगर उसको आप लोग गलाइएगा, उसको खींचिएगा तो एक रस्सी की तरह, रेशे की तरह बहुत दूर तक खींचा चला जाएगा। तन्य, तन्य क्या होती है? वैसे पदार्थ जिन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सके तन्य कहलाता है। ठीक है, उदाहरण अधिक धातुएं तन्य होती है। अधिक से अधिक धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। और आघातवर्धी का मतलब हो गया जिसे पीट कर पतली चादर की तरह बनाया जा सके, उसे हम आघातवर्धी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका सबसे मेन कारण क्यों क्या है? सो देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में लगभग 2024 में पूछा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम में उच्च अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। यदि इसे खुले में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया पर आग पकड़ लेती है। इसीलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, हम लोग केरोसिन के तेल में सोडियम को इसलिए डुबोकर रखते हैं क्योंकि अगर सोडियम खुले में आएगा, ठीक है, खुले वायु में आएगा तो वो आग पकड़ लेगा। और अगर केरोसिन के अंदर में रहेगा, केरोसिन के तेल के अंदर रहेगा तो आग लगने से वो बचता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। कौन कौन सी अभिक्रिया है? सबसे पहला है भाप के साथ आयरन, और दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो देखो, ये जो आप लोग लिख दोगे एग्जाम में तो ये आप लोगों को पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर जो 3 है ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रियाशील धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहला देखो, इसका उत्तर हो जाएगा अभिक्रियाशील धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब आयरन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन के साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करता है यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो इसका समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इनकी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक के आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो ये आयरन सल्फेट विलयन के आयरन से विस्थापित करता है।
ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग भी स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो ये एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, तो इसको स्किप करो, पढ़ना बेवकूफ़ी का काम है। अगला प्रश्न, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? उच्च क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो। आयनिक यौगिक को गलनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक। आगे समझ में, तो इसको भी आप लोग लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले परिभाषा देंगे हम लोग खनिज का, फिर अयस्क का, फिर गैंग का। ये तीनों में से एक तो आएगा, पक्का आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, खनिज। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को खनिज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, तो इसको लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे अयस्क। तो अयस्क क्या है? वे खनिज जिसमें कुछ विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होते हैं और जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। अयस्क मतलब जो हो गया ज़मीन के अंदर से निकलता है, जैसे कि कोयला हो गया और अन्य धातु हो गया। अब यहाँ पे गैंग क्या होता है? पृथ्वी से खनित अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ज़मीन के अंदर से हम लोग जो डायरेक्ट सामान को निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कोई भी तत्व को निकालते हैं, तो वो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है? अशुद्धियाँ रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन कौन सी है? प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली दो धातुएं कौन कौन सी? एक तो है सोना और दूसरा है प्लेटिनम। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे, धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धातु के उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रक्रम हो गया? अपचयन प्रक्रम, ठीक है। तो ये चीज़ याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। तो गर्म किया जाता है तो क्या क्या बनता है, सो इसको अच्छे से समझना है। जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक तो जिंक है। अब मैग्नीशियम में क्या हो जाता है? विस्थापन, और कॉपर में विस्थापन नहीं होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है? विस्थापन नहीं होता है जिंक में। मैग्नीशियम में विस्थापन बिल्कुल भी नहीं, कॉपर में विस्थापन नहीं होता है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड में यहाँ भी विस्थापन होता है और यहाँ भी विस्थापन होता है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो ये पक्का एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर को देखो, वे धातुएं जो कम अभिक्रियाशील होती है आसानी से संक्षारित नहीं होती है, जैसे कि सोना, प्लेटिनम और चांदी। ये सब जो है ये आसानी से संक्षारित होती ही नहीं है, बहुत दिन लगता है इसको संक्षारित होने में, ठीक। इसलिए ये सब जल्दी ख़राब नहीं होता और इसलिए इतना महंगा बिकता है, ठीक। आगे समझ में। अगला प्रश्न, मिश्र धातु क्या होते हैं? तो इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक धातुओं या फिर धातु या अधातु के समआगी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे, ठीक है। मिश्रण या फिर मिश्र धातु कहेंगे, यानी एक से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है, जैसे कि तांबा और सोना को मिक्स करके कुछ धातु बनाया जाता है, कुछ आभूषण बनाया जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे मिश्र धातु। अब यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न उत्तर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो देखो यहाँ पे निम्न दिए हुए हैं आप लोगों को ऑप्शन, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। AgNO3 विलियन एवं कॉपर धातु। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे के फ्राइंग पैन, ठीक है, फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ग्रीज लगाकर, पेंट बनाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या फिर ऊपर के सभे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? बताना है। कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या फिर लोहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम, ठीक है। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि? बताओ टीन का लेप क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी यानी कि टीन की अपेक्षा जिंक की अधिक अभिक्रियाशील है। आया समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है, तो इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ना बेवकूफ़ी का काम है। ठीक है, तो ये सब आने वाला है नहीं एग्ज़ाम में, इसलिए इसको स्किप करो। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है, तो इसको लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट मार लेना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापन कर देंगे तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकता है, तो इसका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयरन तथा एल्युमिनियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। मरकरी तथा तांबा तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि वे हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होते हैं। आया समझ में। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप जो है एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है, तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उत्सर्जित गैस का एकत्रित किया। तो ये जो है बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है, ये आने वाला एग्ज़ाम में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। हाँ, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके निम्नलिखित दिए गए हैं। सबसे पहला है पेंट करके और दूसरा है तेल लगाकर। ग्रीज लगाकर, तेल, ग्रीज या पेंट लगाने से हवा में मौजूद नरमी और ऑक्सीजन लोहे से सीधे संपर्क में नहीं आ सकता है। यानी कि जब हम लोग लोहे पर पेंट लगाते हैं, तेल लगाते हैं या फिर जो ग्रीज लगाते हैं, तो क्या होता है, वो हवा के सीधे संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, इस प्रकार लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। यसद लेपन, एक होता है यसद लेपन। ये क्या होता है, लोहे की वस्तुएं पर जस्ते की पतली चरत चढ़ाकर उसे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। ये 2 तरीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप लोग एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर इसको लिख लिए तो पूरा नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधात्विक कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधात्वीय अम्ल और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। तो अम्ल ऑक्साइड होता है NO2SO2, उदासीन ऑक्साइड होता है NO और CO। ठीक है, तो इसका कारण क्या क्या हो जाएगा? प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा में हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम तेल को अंदर के संग्रहित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और 2 दिए गए हैं, तो इसको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आपके तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। ठीक है, ये जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा पेचीदा वाला क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु में उपस्थित CO2 या फिर O2 वह नमी से अभिक्रिया के कारण तांबे की सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है तथा तांबा अपनी चमक खो देता है। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट परत से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बना देता है, जिन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार तांबे की सतह पूर्ण चमकीली हो जाती है। आए समझ में? अब इसको आप लोग ऐसे सेम उतार दे एग्जाम में, तो यकीन के साथ मानिए पूरा नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुएं और अधातुओं के विभेद कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या हो, सबसे पहले देखते हैं धातु, उसके बाद हम लोग देखेंगे अधातु। तो धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि धातु में विद्युत जाती है।
और अधातु में विद्युत बिल्कुल भी नहीं जाती, ये ऋणात्मक होती है। दूसरा है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धात्विक क्षारक की ऑक्साइड बनाती है। कौन सा ऑक्साइड? क्षारक की ऑक्साइड बनाती है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धात्विक अम्ल ऑक्साइड बनाती है और अधातु के साथ कैसा बनाती है? अम्ल ऑक्साइड बनाती है। उसके बाद क्या है, धातु तनु अम्लों के धातु जो होती है तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है और अधातुओं में तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है। उसके बाद क्या है, धात्विक क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड का निर्माण करती है और अधातु में अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड का निर्माण करती है। आगे समझ में? तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इतना लंबा तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, ठीक है, यानी कि लोहे या फिर मिश्र धातु का नहीं होता है। तो इसका कारण बताना है, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तांबा उबलते या गर्म जल के साथ भाप से अभिक्रिया नहीं कर सकता, जबकि इस्पात में उपस्थित लोहा जल वाष्प से अभिक्रिया करता है। तांबा का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक है, साथ ही तांबा लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं होता है। आया समझ में? तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कल भी हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।